हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के लेक्चर की प्रॉब्लम है A vertical sluice gate is used to cover an opening in a dam। sluice gate क्या होता है वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। sluice gate एक तरह से अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो हम डैम में एक गेट होता है जो दोनों तरफ से जो पानी का लेवल है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक तरफ पानी का लेवल ज्यादा होता है और एक तरफ पानी का लेवल कम होता है। अभी हम इतना ही समझेंगे, तो आगे मेन आगे इसकी जो डीप में थोड़ा बहुत हम इसको बाद में समझेंगे। तो एक वर्टिकल स्लूज गेट हमको गिवन है। द ओपनिंग इज 2 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाई, ठीक है। इसका फिगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी मैं। On the upstream of the gate, the liquid of specific gravity 1.45 lies up to a height of 1.5 meter above the top of the gate. On the upstream means जहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। वहां पर जो लिक्विड है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.45 का। और कहाँ तक है उसकी हाइट? टॉप ऑफ द गेट से 1.5 मीटर। वेयर इज ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड द वाटर इज अवेलेबल अप टू अ हाइट टचिंग द टॉप ऑफ द गेट, ठीक है। जो डाउन स्ट्रीम में जो वाटर है वो तो टच कर रहा है टॉप ऑफ द गेट को और गेट के टॉप को, और जो अपस्ट्रीम में लिक्विड है हमारा वो 1.5 मीटर ऊपर है गेट के टॉप से। हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। Find also the force acting horizontally at the top of the gate which is capable of opening it. Assume that the gate is hinged at the bottom, ठीक है। गेट जो बॉटम से वो फिक्स है। विड्थ हमको गेट की दे रखी है, डेप्थ हमको दे रखी है, तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे b इंटू डी से, ठीक है। अब अगर हम इसको फिगर से समझें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है अपस्ट्रीम और ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये क्या है? गेट है हमारा, है ये स्लूज गेट, ओके। ये स्लूज गेट है। हमको बताया था अपस्ट्रीम में जो लिक्विड है वो 1.5 मीटर गेट के टॉप से 1.5 मीटर ऊपर तक है उसकी हाइट है, और जो डाउन स्ट्रीम में वाटर है वो गेट के टॉप के बराबर है, ठीक है। सेकंड हमको ये बोला गया है कि जो गेट है वो बॉटम से हिंज है, मीन्स ये जो गेट का बॉटम है यहाँ पर, ये यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर ये फिक्स है। तो हमें कैलकुलेट करना है इस गेट पे सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर, और जो हमने ये फोर्स लगाया है F, ये बोल रहा है कि इस ओपनिंग करने के लिए, गेट की ओपनिंग करने के लिए हमको कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? F। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसमें यहाँ पर भी लिक्विड है, इस एरिया में भी, और इस साइड भी लिक्विड है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों जगह लिक्विड है। मतलब क्या होगा, गेट पे दोनों साइड से फोर्स लगेगा। टोटल प्रेशर कहाँ से लगेगा? दोनों साइड से लगेगा। अपस्ट्रीम की साइड में जो लिक्विड है उससे भी, जो डाउन स्ट्रीम की साइड में लिक्विड है उससे भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों साइड पर लगने वाले टोटल प्रेशर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही उनके सेंटर ऑफ प्रेशर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा प्रेशर फोर्स जो है वो कितनी हाइट पे लग रहा है। जब हम अपस्ट्रीम वाले लिक्विड की बात करें तो वो इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक तरह से ये वर्टिकल सरफेस वाला केस हो गया, ठीक है। वर्टिकल सरफेस वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, रो इसकी डेंसिटी क्या होगी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है 1.45, अपस्ट्रीम में जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है 1.45, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 1.45 इंटू 1000, वो हो जाएगा 1450 किलोग्राम पर मीटर। यहाँ F1 डिनोट किया है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.45, मतलब अपस्ट्रीम साइड में जो लिक्विड है उसकी वजह से F1, और जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो वाटर है उसकी वजह से जो टोटल प्रेशर फोर्स लगेगा वो है F2, ठीक है। तो F1 को हम कैलकुलेट करेंगे तो F1 क्या हो जाएगा, ρ1g a इंटू एक्स बार लेंगे। अब इस केस में एक्स बार क्या होगा,
हमको इस गेट की जो लेंथ है h वो हमको दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, तो एक तरह से ये रेक्टेंगल प्लेट है। रेक्टेंगल प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? सेंटर में होता है, मतलब 0.6 मीटर पे होगा। लेकिन हमको ये भी दे रखा है कि अपस्ट्रीम साइड में जो ये गेट है वो कितना नीचे है? 1.5 मीटर नीचे है। तो इस केस में एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? 1.5 मीटर, ओके, प्लस 0.6 मीटर। ठीक है, तो इस केस में हमारा एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? 1.5 मीटर प्लस 0.6 मीटर। तो हमने एक्स बार की वैल्यू निकाली 2.1 मीटर। रो वन हमारे पास है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार हमारे पास आ गया। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो जी इंटू ए इंटू एक्स बार। तो ये कैसे, हम ये कहाँ से, ये अपस्ट्रीम जो लिक्विड है उसकी वजह से गेट पर जो टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कितना है? F1। ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे हम F1 के लिए। तो F1 के लिए हम सेंटर ऑफ प्रेशर चलो बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले हम F2 कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 क्या होगा? रो जी ए एक्स बार। फिर से अब यहाँ पर एक्स बार क्या होगा, क्योंकि वाटर जो है वो कहाँ तक है? टॉप एज पे है। मतलब जो फर्स्ट केस था हमारा वो इस तरह का कुछ केस था, और जो अब सेकंड केस है वाटर के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या है? ये वाला केस है। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? सेम वैल्यू होगी जो टॉप एज से एक्स बार की है। ठीक है, तो इस केस में एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? 0.6 मीटर। रो वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000, जी 9.8, ए एरिया, और एक्स बार की वैल्यू क्या गई? 0.6 मीटर। तो हमने F2 कैलकुलेट कर लिया, रो जी ए इंटू एक्स बार, ये हमारा आया 14126 न्यूटन। ठीक है, तो अब F1 लग रहा है इस साइड में, पॉजिटिव एक्स साइड में, और F2 लग रहा है नेगेटिव एक्स साइड में। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? F1 माइनस F2। ठीक है, F1 माइनस F2 टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 57565 न्यूटन। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की, कि F1 जो लग रहा था वो किस पॉइंट पे लग रहा है, और F2 जो लग रहा था वो किस पॉइंट पे लग रहा है। F1 जब हाँ अपस्ट्रीम वाले केस में हमने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो H1 हम कैलकुलेट करते हैं अगर H1 बार, तो अपना होगा एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। ये कैलकुलेट करेंगे, आई जी होगा रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, वो क्या होता है? बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये वैल्यू जब हम आई जी की इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास H1 बार निकल के आएगा 2.1571 मीटर। ध्यान रखना यहाँ पर एक्स बार क्या होगा? 2.1, 1.5 प्लस 0.6। ठीक है, तो 2.1 एक्स बार हुआ अपस्ट्रीम वाले केस में। तो यहाँ पर अपने पास H1 की वैल्यू क्या आई? 2.1571 मीटर। ये कहाँ से आई है? ये आई है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से, मतलब जो F1 लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। तो F1 की हिंज से डिस्टेंस हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो हमको आगे काम में आएगी। क्यों आएगी वो आगे अपन को पता लगेगा। अगर हम इसकी हिंज से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस है 1.5 प्लस 1.2। ठीक है, मीन्स 2.7, और 2.7 और ये वाली हाइट है अपनी 2.1571। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.7 माइनस दिस हाइट। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.5429 मीटर। हमने कैलकुलेट कर लिया है F1 की जो हिंज से डिस्टेंस है। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे F2 के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर। F2 के लिए जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी उस केस में? एक्स बार होगा 0.6 ओनली। ठीक है, क्योंकि जो वाटर है वो कहाँ पर है? टॉप एज से कांटेक्ट में है, टॉप एज से टच में है, तो वो क्या हो जाएगा? 0.6। और आई जी सेम जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वही लगेगा, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। और जब यहाँ पर हम आई जी की, ए की और एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास H2 बार निकल के आता है। F2 के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो निकल के आता है वो है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर है F2 के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर। मींस F2 किस साइड में लग रहा है? डाउन स्ट्रीम साइड में। डाउन स्ट्रीम साइड में जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है उससे अपनी
कितनी डिस्टेंस, h2 डिस्टेंस, उससे 0.8, तो यहाँ से 0.8। ठीक है, अब हम इसकी अगर हिंज से डिस्टेंस फाइंड करें तो हिंज से कितनी हो जाएगी, 1.2 माइनस 0.8। हिंज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, 1.2 माइनस 0.8। ठीक है, तो ये अपना क्या आया, 0.4 मीटर। अब हमको हिंज से डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो हमको इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें टोटल प्रेशर फोर्स, तो रिजल्टेंट टोटल प्रेशर फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, F1 लग रहा है राइट साइड में, F2 लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो हमने दोनों को माइनस करके F कैलकुलेट कर लिया कि डैम पे रिजल्टेंट जो स्लूज गेट है उस पर रिजल्टेंट टोटल प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो किस पॉइंट पे लग रहा है। हमको क्या पता था सेंटर ऑफ प्रेशर, हमने F1 का कैलकुलेट किया था, हमने F2 का कैलकुलेट किया था, हमको नहीं पता कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस पॉइंट पे लग रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हिंज के रेस्पेक्ट में जितने भी फोर्स है उनका मोमेंट निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट से इक्वल कर देंगे। कौन सा है ये, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट। माना रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या है, P। ठीक है, माना उसकी हाइट है, हिंज से उसकी डिस्टेंस है h, ये हमने माना है, इज इक्वल्स टू F1 का हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट, ठीक है, और F2 का हिंज के रेस्पेक्ट में मूवमेंट। अब यहाँ ध्यान देना, F1 जो और F2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, F1 है प्लस डायरेक्शन में और F2 है माइनस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो P इंटू एच इज इक्वल्स टू F1 का हिंज के रेस्पेक्ट में मूवमेंट क्या हो जाएगा, F1 इंटू दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, जो हमने कैलकुलेट करी थी 0.5491, सॉरी 0.5429। तो F1 है हमारा 71691 मल्टीप्लाई बाय 0.5429, और F2 का हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट क्या होगा, F2 इंटू 0.4। F2 कितना था, 14126 इंटू 0.4। ये है हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, टोटल रिजल्टेंट नीचे कैसे आया, P इंटू एच इक्वल टू दिस। जब मैं H निकालना है मुझे, सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, P को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा H। अब ध्यान देना, जो ये H आ रहा है ये कहाँ से आएगा, क्योंकि हम किस एक्सिस से रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं मोमेंट, हम निकाल रहे हैं हिंज के रिस्पेक्ट में मोमेंट। जो H आएगा वो कहाँ से आएगी, हमारी हिंज से डिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर H कैलकुलेट करेंगे तो H हमारा आएगा 0.578 मीटर, 0.578 मीटर, और कहाँ से, हिंज से ऊपर, हिंज से ऊपर 0.578 पे समथिंग यहाँ कहीं हमारे पास टोटल जो प्रेशर फोर्स है अपना वो लगेगा। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, एक तो F1 ज्यादा है F2 से। ठीक है, और हमने F1 माइनस F2 कैलकुलेट किया, वो क्या आया, प्लस आया। प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हमारा लगेगा यहाँ पर टोटल प्रेशर फोर्स P। तो हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, टोटल प्रेशर फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर भी फाइंड कर लिया, डैम गेट पर लगने वाले फोर्स। ठीक है, सेकंड हमको सॉल्व करना, फाइंड करना है कि जो ये प्रेशर यहाँ पर हम कितना फोर्स लगाएं इस गेट को ओपन करने के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ओपन करने के लिए, जिसको हम इसे दे सकते हैं, प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, जब तक हम इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक गेट ओपन कैसे होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये फोर्स कितना हो कि ये गेट ओपन हो जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट। क्या निकालेंगे, हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकालेंगे। कौन से फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का जो गेट पे लग रहा है, और F फोर्स हमने माना है कि हमने F फोर्स लगाया है उसका हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट। ठीक है, तो P का हिंज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट क्या होगा, टोटल प्रेशर फोर्स इनटू इसकी हिंज से डिस्टेंस, जो हमने कैलकुलेट करी है कितनी है, 0.5429। ठीक है, उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, उसको हम इक्वल कर देंगे इसके F इंटू 1.2 के। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका इसका ये, या तो अपन ऐसा करें, टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमने P निकाला है,
तो हम P इंटू इसकी हिंज से डिस्टेंस जो हमने निकाली थी 0.578, दिस वन इज इक्वल्स टू F इंटू 1.2 कर दें, या फिर इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1, एक F2 और एक F और F2 सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और F1 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो F1 का हिंज की रिस्पेक्ट में मूवमेंट, F2 का हिंज की रिस्पेक्ट में मूवमेंट और F का हिंज की रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F1 का हिंज की रिस्पेक्ट में मूवमेंट क्या हो जाएगा, F1 इंटू 0.5429, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू F इंटू 1.2 एंड F2 इंटू 0.4। जब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे F को, तो हमारे पास ये आएगा 27725.5 न्यूटन। ये समझ में आया? इसको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स से निकालेंगे तो हम रिजल्टेंट फोर्स से निकालने के लिए करेंगे P इंटू H इज इक्वल्स टू F इंटू 1.2। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये तो है ही है, इससे भी हम ये निकाल सकते हैं, इससे भी सेम आंसर आएगा। या फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल सारे जो फोर्सेस F1, F2 और F हमको पता है उनका मोमेंट। F1 है प्लस डायरेक्शन में, ठीक है, तो F1 का मोमेंट हिंज के रिस्पेक्ट में F1 इंटू इसकी हाइट इंच से माना H1। ठीक है, अब ये था राइट साइड में फोर्स और ये दोनों है लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस फोर्स का मोमेंट इज इक्वल्स टू दोनों फोर्स के मोमेंट के एडिशन के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 इंटू इसका हिंज के रिस्पेक्ट में मोमेंट F2 इंटू H2 और F का हिंज के रिस्पेक्ट में मोमेंट। ठीक है, ये चाहे आप दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, सेम आएगा। F की हिंज से हाइट क्या है, 1.2, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पे सेम है। ठीक है, तो हमने टोटल F फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया कि कितना फोर्स चाहिए हमको गेट ओपन करने के लिए। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो बस हमको ध्यान यही देना है, एक्स बार क्या लें, आई जी क्या लें। ठीक है, तो इस एच बार, अगर आप एक्स बार की वैल्यू सही से ले लोगे तो आपके पास एच बार की वैल्यू भी सही आ जाएगी और आपका न्यूमेरिकल एकदम सही हो जाएगा। तो थैंक यू।